शुक्रवार का दिन और तारीख 17 मई 2024। मैं हूं निखिल व्यास और आप सुन रहे हैं पिक्स का ये पॉडकास्ट। मुसीबत के समय हे माँ, हे भगवान सबसे पहले याद आते हैं। फिर याद आते हैं कुछ जरूरी फोन नंबर, मसलन 100-108। ऐसा ही एक और नंबर है जो कई जगहों पर काम आता है, उस खास नंबर और मुसीबत के दौर में इसका प्रयोग कैसे करें, इसे बताने के लिए आज के पॉडकास्ट में मेहमान हैं जैसलमेर से सूर्या व्यास, जो इस खास नंबर की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। सूर्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू निखिल जी। जी बताएं। ये जो पूरा आपका जो नंबर है, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मुसीबत में या मदद के लिए लोग आपके पास जो इन खास नंबरों से उम्मीद रखते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें कि आपका ये नंबर क्या है और कैसे इस पर लोग फोन करते हैं आपको। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आपका कि आपने मुझे अपना समय दिया और ये बताने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि लोगों को अवेयर कर सके हम इससे। जी 1098 एक ऐसी सर्विस है जो संकट में फंसे हुए बच्चों को, मतलब अगर बच्चा खुद संकट में है तो वो भी हमें फोन कर सकता है जी और अगर आप देख रहे हैं कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है जी तो उसके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं 1098 पर। 1098 कंट्रोल रूम का नंबर होता है, जिससे पहले तो एक्चुअली क्या था, ये सेंट्रल पे चलता था। जी अब इसको स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो जी अभी जयपुर हमारा कंट्रोल रूम होता है, तो जयपुर से राजस्थान में जहाँ भी होगा तो जी वहाँ एक पर्टिकुलर कंट्रोल रूम है। वहाँ पर हम जैसे ही सब भाई बहन बैठे हैं, वो हमें जिस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं केसेस। जी इसमें क्या होता है कि जैसे 1098 का मतलब मेन मोटो जो है वो संकट में फंसे हुए बच्चों को इमीडिएटली जो तो कौन अपने कौन लोग संरक्षण में हैं जो लेकर। आपसे मदद मांग सकते हैं, खास तौर पे जो अंडर 18 है वो? हाँ, इसका ये अंडर 18 के लिए ही है कंट्रोल रूम जो है। जी इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देख लिया आपके आसपास कहीं कोई बच्चे हैं, जी वो चाइल्ड लेबर से परेशान है, डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान है, स्कूल रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, गली में कोई उनके साथ, मोहल्ले में, परिवार में कोई उनके साथ, अगर उनके साथ किसी भी तरह का एब्यूज हो रहा है, जी शोषण किसी भी तरह का हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं। फिर क्या आपका एक्शन प्लान क्या रहता है, जैसे आपको कोई कॉल आया और उस एक्शन पर? ये होता है कि जैसे हमें वो कंट्रोल रूम ट्रांसफर कर देती है केस। जी उसमें क्या होता है कि जिस कॉलर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, सबसे पहली और अच्छी बात ये है कि इसमें कभी भी कॉलर का नाम डिस्क्लोज नहीं होता। कई बार कॉलर ये सोचते हैं कि हम क्यों इस झमेले में पड़े, है ना। जी जी तो इसका सबसे अच्छा यही प्लस पॉइंट है कि कॉलर का कभी नाम और नंबर डिस्क्लोज नहीं होता, वो सिर्फ हमारे तक सीमित रहता है। जी तो जैसे कॉलर हमें फोन करता है तो जी वो हमें सारी डिटेल्स दे देता है। उसके जी बाद हम उस जगह का 2-3 बार रेकी करते हैं, मौका मुआयना करते हैं। जी तो उसमें हमारे साथ एक गवर्नमेंट बॉडी रहती है जिस फील्ड से रिलेटेड है, लाइक चाइल्ड लेबर है तो लेबर ऑफिसर, पुलिस और जी CWC के सदस्य, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य, जी वो हमारे साथ होते हैं। और उसके बाद हम लोग उस जगह की रेकी करते हैं 2-3 बार, जी क्या ये घटना सच है या किसी ने फेक कॉल किया है। ऐसा क्या होता है कि कई बार फेक कॉल हाँ, मेरा ये सवाल भी था कि आपको फेक कॉल भी आती हाँ, होंगी? तो अगर मतलब ये अगर सच में ऐसी सिचुएशन है, बच्चा कोई मुसीबत में है, तो हमारी ये पूरी टीम जो है उस जगह की रेकी करती है, वहाँ जाएगी। जी वहाँ पर अगर हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं तो हम वो सारे साक्ष्य लेते हैं, उन बच्चों को अपने संरक्षण में लेते हैं सबसे पहले। जी उसके बाद उसकी जो बेसिक नीड है, उसे फैमिली एटमोस्फेयर देना, और उसके जी बाद उसके खाने पीने, कपड़े, जी चप्पल। कई बार तो ऐसे होते हैं कि आप सोचेंगे बच्चे गर्मी में चिलचिलाती धूप में बिना चप्पल घूम रहे होते हैं, जी तो उनके लिए हर बेसिक नीड का बंदोबस्त करना ये हमारा काम होता है। ये जी सबसे पहला काम होता है। उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है उसका एक सामान्य नहीं, मेडिकल बीच में मेरा एक करवाती है। सवाल था कि आप जैसे ही आपको शिकायत मिली, आपने रेकी करी, सही पाई गई, आपने उस बच्चे को वहां से मुक्त किया और अपने कब्जे में लिया। उसके बाद जी, उसकी जो तमाम जो आप बुनियादी सुविधाएं हैं खाने पीने की, वो कहाँ करते हैं? उसके लिए कोई रेस्क्यू सेंटर आप लोगों ने बना रखा होता है? वही बता रही हूँ मैं आपको। जी जो CWC जो होती है, हम अपने बच्चे को संरक्षण में लेने के बाद हम CWC के सामने प्रोड्यूस करते हैं। जी CWC के पास प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं, चाइल्ड जी वेलफेयर कमेटी के पास, ठीक है। जी तो उसके बाद क्या होता है कि वो उन बच्चों को हमसे लेके और संप्रेषण गृह और किशोर गृह बने हुए हैं। अगर जी कोई आपराधिक प्रवृत्ति में बच्चा लिप्त होता है तो वो जी संप्रेषण में जाता है, और जी अगर किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो किशोर गृह में जाएगा। अगर मेल है तो, और फीमेल है तो उसके लिए हमारे यहाँ सखी केंद्र बने हुए हैं। जी ये हर तो डिस्ट्रिक्ट और में होते हैं? ये हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। ठीक है।
तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को वो उसमें एडमिशन अस्थायी प्रवेश दे देते हैं जब तक कि अग्रिम कार्यवाही नहीं होती। जी। और कितना समय लग जाता होगा एक कार्रवाई में? मान लीजिए केस आपके पास आया, कितने टाइम में उस पे अ, कार्रवाई हो जाती है? जी, एक्चुअली क्या रहता है कि 1098 पे जो कॉल आता है ना, जी, हमारे पास उसके लिए जैसे कॉल की प्रायोरिटी होती है। जी, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी केसेस हैं, तो जी, उसके लिए वो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होता है कि आपको 1 घंटे में रीच करना है, वरना आप पुलिस से या किसी जैसा ऐसा तो नहीं है कि अब हम 1 घंटे में नहीं 250 आपकी किलोमीटर कार्रवाई जा तो सकते समझ हैं, में मतलब आ गया, जैसा। आपकी कार्रवाई तो समझ में आ गई कि आप वहां से ले आए, अब वो बच्चा आपके पास ले आए, आपने सीडब्ल्यूसी हुँ, के सामने रख दिया। अब इस पूरी एक फैसला आने में, एक उचित निर्णय होने में कितना समय लग जाता होगा? 24 आवर्स का टाइम होता है कि आप जी, 24 आवर्स के अंदर इसका निस्तारण करेंगे। जी, जी। जैसे और जैसे कोई बच्चा हमें मिल गया ना, अगर जी, जैसे उसकी फैमिली कहीं दूसरे स्टेट से आया है वो बच्चा, तो उसको जी, उसके घर तक हैंड ओवर करने में 24 आवर्स सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि खुद की पूरी कार्यवाही होती है हमारी, सारा जी, लीगल प्रोसेस होता है। जी, तो उससे क्या होता है कि हमें पहले मतलब प्रोसेस पूरा कर लेते हैं हम उसे, जी, कि बच्चे को कैसे कहाँ से रेस्क्यू किया, जी, किसके सामने प्रेजेंट किया, उसकी क्या जी, नीड्स थी, वो सब कुछ दे दिया। जी, उसके बाद सीडब्ल्यूसी अपने संरक्षण में रखती है बच्चों को, जब तक उसके लीगल पेरेंट्स नहीं आ जाते, उसका जी, डॉक्यूमेंटली सारा काम पूरा नहीं हो जाता। तो जी, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के अंदर अगर नॉर्मल से केस होते हैं तो वो शॉर्ट आउट हो जाते हैं। जी। और अगर ये जिस तरह का बाल मजदूरी के और इस तरह के मामले आते हैं तो उसमें फिर क्या करते हैं? बाल मजदूरी वाले केसेस का ही मैं बता रही हूँ आपको, जिसमें ऐसे इसमें क्या होता है, जो नियोक्ता होता है, जी, नियोक्ता को उसके ऊपर कई तरह की पेनल्टीज लगती हैं इसमें। सबसे जी, पहले तो हम उस बच्चे को वहां से ले लेते हैं, जी, क्योंकि अंडर 18 अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो वो अपने आप में वैसे ही अपराध है। जी, कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स हैं। अगर वो बच्चा 3 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटा रेस्ट दे रहे हैं उसे, 3 घंटा फिर से काम कर रहा है, तो जी, इसके लिए कुछ विशेष हिदायत है, वरना जी, 20 से 50 हजार का जुर्माना लगता है नियोक्ता पर, जी, और 6 महीने की जेल होती है। जी, जी, बच्चे के लिए बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे कानून बने हैं जिसमें बच्चों को इसका मुआवजा मिलता है। और जी, अगर पेरेंट्स लुप्त होते हैं इसमें, जी, तो पेरेंट्स को पहली बार अगर ऐसा हुआ है तो उन्हें वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। जी, और अगर ऐसा पेरेंट्स दोबारा करते हैं, वो बच्चों से बैगिंग करवा रहे हैं, चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, तो इसके लिए उनके लिए भी सजा के प्रावधान होते हैं, जी। वही जो नियोक्ता के लिए होते हैं। आप बिल्कुल सरहदी जिले से आती हैं, जैसलमेर से, जहाँ पर आप ये सारा कोऑर्डिनेट करती हैं। किस तरह के खास मामले जैसलमेर में आए, कुछ केस स्टडी आप कुछ सैंपल पे आप हमें बताएं कि जैसलमेर में किस तरह के मामले आ रहे हैं? जैसलमेर में एक्चुअली ये बहुत ही शांत इलाका है, तो हमारे यहाँ मोस्टली जो है वो जी, शिक्षा से रिलेटेड आते हैं। जैसे किसी स्कूल में टीचर की कमी है, टीचर ने किसी बच्चे को कुछ हरेसमेंट हो रहा है, जी, इसके लिए सबके सामने ह्यूमिलिएट किया जाता है। जी, तो ऐसे जो केसेस होते हैं ना, छोटे छोटे से केसेस, जिनका जी, एक व्यक्तिगत मीटिंग के तौर पर ही सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता है, जी, मोस्टली हमारे यहाँ ऐसा होता है। जी, जी। फिर वो जो बच्चा शिकायत करता है, जब वो वहाँ पर खुल के आ जाता है, भाई शिकायत तो यहाँ से हुई थी, इस बच्चे ने करी, आप टीचर पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर उस बच्चे के साथ कुछ भेदभाव या कुछ इस तरह का होता होगा? नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस टीचर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती है। जी, ये सब पूरा एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस होता है, उससे चलता है। वो टीचर भविष्य में तो मतलब मेरे हिसाब से शायद वापस दोबारा कभी ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों की काउंसलिंग का भी प्रावधान हमारे साथ होता है। जी, जी, हमारी एक काउंसलर भी होती है हमारे साथ, जी, जो प्रत्येक केस में जी, काउंसलिंग करके पूरा कंक्लूजन निकालती है कि कहाँ किसकी गलती है। ऐसा नहीं कि हमेशा टीचर्स गलत होते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जी, टीचर अगर एक बार डांट दिया तो वो फोन करके उनको बस उन्हें 1098 पे कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जी, जी, तो ऐसा नहीं है कि हम टीचर को ह्यूमिलिएट करेंगे या उन्हीं के लिए हम बुरा भला सोचेंगे या बोलेंगे कुछ, ऐसा जी, नहीं हो सकता। जी, हम दोनों के पक्ष को सुनते हैं। हमारी काउंसलर जो है वो फाइनल कंक्लूजन निकालती है कि क्या है मैटर। जी, जी, जी। चलिए 1098 नंबर के बारे में जैसलमेर से सूर्यावास हमें सारी बात बता रही थी। ये अवेयर करने का एक तरीका भी है कि जो सरकारी नंबर हैं, चाहे वो आप 100 जब अपराध का मामला हो, मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप 108 पर करते हैं। इसी तरह से 1098 है जो चाइल्ड हेल्प के लिए नंबर है। इसके बारे में पूरी जानकारी हमें सूर्या व्यास दे रही थी। सूर्या जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी।